हेलो स्टूडेंट, स्टडीज एसके चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो इस सेक्शन में हम लोग फिजिक्स के जो अनसॉल्व्ड पेपर है, पिछले वर्ष जो पेपर आए हैं उसके प्रश्नों को हल करेंगे और समझेंगे कि किस तरह के प्रश्न बनाकर पूछे जा रहे हैं। तो पिछले वर्ष के जो पेपर है 2020 में जो फिजिक्स का पेपर है उसके प्रश्न में दो पिछले वर्ष के पेपर हैं, चाहे फिजिक्स के जो भी पेपर हों, कितने भी वर्षों के हों, तो उसमें दो कैटेगरी के प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण उनका योगदान है। फिजिक्स जो पेपर है इसमें दो कैटेगरी के प्रश्न अगर हम तैयार कर लेते हैं तो पेपर बहुत ही अच्छा होगा, पेपर में अच्छा स्कोर करेंगे। तो पहला तो है आंकिक प्रश्न, जो आंकिक प्रश्न आते हैं फिजिक्स के पेपर में, और दूसरा जो कैटेगरी है प्रश्नों का वो है व्यंजक बनाने के लिए आ जाता है, व्यंजक या सूत्र निगमन करें या स्थापित करें। तो ये दो तरह के प्रश्न हम लोग जो पेपर सॉल्व करेंगे पिछले वर्ष का, तो इन दो तरह के प्रश्नों को हल करेंगे, क्योंकि ये ही दो कैटेगरी है जिसमें छात्रों को बहुत अधिक समस्या आती है और प्रश्न यही से अधिक पेपर में बनते भी हैं। तो आंकिक प्रश्न बन जाएंगे, व्यंजक या सूत्र निगमन कीजिए, स्थापित कीजिए। तो इन दो कैटेगरी के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिजिक्स के जो है पेपर 7 पेपर बनते हैं। फिजिक्स के सेट जो होते हैं 7 सेट इसके होते हैं। प्रत्येक वर्ष 7 सेट बनता है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में 7 सेट बनेगा फिजिक्स का, और 7 सेट के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। यदि इन 7 सेटों के प्रश्नों की अगर हम अच्छे ढंग से तैयारी कर लेते हैं तो 50% का काम हमारा हो जाएगा। पेपर में हम 50% कर लेंगे। जो 2021 में होगा पेपर उसमें हम 50% कर लेंगे। पहले सेट या कोई भी सेट हो, 7 सेट, 1 से लेकर 7 तक, पहले से लेकर 7वें सेट तक सभी सेट, चाहे कोई भी सेट हो, उसको कई खंडों में उसको बांटा गया है। पहला खंड है अ, दूसरा खंड ब, तीसरा है स, और चौथा खंड द, और 5वां खंड है य। इस तरह ये 5 खंड है। 5 खंडों में कोई भी सेट, जो भी हम सेट हल करेंगे, 1 2 3 4 6 7 जो भी सेट है, कोई भी सेट हल करेंगे तो सेट को 5 खंडों में बांटा गया है, जिसमें और जो है ये तो बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। 6 क्वेश्चन रहेगा इसमें, बहुविकल्पी प्रश्न सभी करने अनिवार्य होंगे। ब, इसमें जो भी प्रश्न रहेंगे सभी 1 नंबर के रहेंगे। 6 क्वेश्चन इसमें रहेगा, लेकिन ये लिखने के लिए रहेगा, ये बहुविकल्पी नहीं रहेगा। ब वाला खंड में स खंड में 4 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन ये 2 नंबर के, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के रहेंगे। जो द वाला है खंड, इसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे और सभी 3 नंबर के रहेंगे द वाले खंड से। य वाला जो खंड है इसमें 4 क्वेश्चन रहेगा
लेकिन 5 नंबर का रहेगा। तो इस तरह अगर हम देखें कि द खंड जो है इसमें 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, इसका मतलब 3 से गुणा कर दें तो ये हो गया 30 नंबर। यह खंड में 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, सभी 5 नंबर का आ रहे हैं, तो इस तरह यहाँ पर देखेंगे तो 20 नंबर, तो टोटल कितना हो जाएगा 50 नंबर। पेपर होता है 70 नंबर का, और 70 में सिर्फ यही 2 खंड हैं जो कि 50 नंबर तक पूछे जा रहे हैं। इन खंडों में प्रश्न 50 नंबर तक आ रहा है। अगर ये 2 खंड कोई भी विद्यार्थी अगर ये 2 खंड सही ढंग से हल कर देता है तो उसका परसेंटेज बहुत ही अच्छा आएगा, एक अच्छा परसेंटेज आएगा। और ये 2 खंडों को वो सही ढंग से परीक्षा में हल कर देता है, तो द और य, तो इन 2 खंडों में विशेष रूप से वही प्रश्न पूछे जाते हैं जो हम पहले बताए हैं कि हम किन 2 कैटेगरी के प्रश्न को हल करेंगे, एक तो आंकिक और एक व्यंजक या सूत्र निगमन करना। तो ये इन 2 खंडों में ये 2 कैटेगरी के प्रश्न विशेष रूप से पूछे जाते हैं। तो इस तरह हम लोग अब सेट 1 शुरू करेंगे। सेट 1 में हम लोग खंड अ बहुविकल्पी प्रश्न है, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। खंड ब से शुरू किया जा रहा है। खंड ब, खंड ब में प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें कि अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा दीजिए। अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा, तो ये तो कर ही लेंगे परिभाषा। प्रथम फोकस की परिभाषा बताना है तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अवतल लेंस के प्रथम फोकस की परिभाषा हम कैसे लिखेंगे और द्वितीय फोकस की परिभाषा कैसे लिखेंगे। तो अगर हम एक अवतल लेंस ले लें और इस अवतल लेंस से होती हुई एक रेखा खींच दें जिसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है। अगर अवतल लेंस पर प्रकाश किरणों को आपतित करें, इस अवतल लेंस पर प्रकाश किरणों को हम आपतित करें या प्रकाश किरणों को ले जाएं, अवतल लेंस की ओर प्रकाश किरणों को जब ले जाएंगे तो ये प्रकाश किरणें लेंस से टकराने के बाद अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चलने लगती हैं। अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर चलने लगेंगे। लेकिन अगर ये अपवर्तित नहीं होती, मान लीजिए अगर ये अपवर्तित नहीं होती, तो यहाँ पर अगर इनको हम मुख्य अक्ष पर और ले जाएं तो ये मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर मिलेंगी, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलेंगी और इसी बिंदु को हम कहेंगे अवतल लेंस का प्रथम फोकस F1। तो ये अवतल लेंस का प्रथम फोकस है। तो प्रकाश किरणें अवतल लेंस से टकराने के बाद जब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएं, तो यहाँ पर अगर अपवर्तन न हो तो अगर हम देखेंगे तो ऐसा हमको लगेगा कि ये अगर अपवर्तन नहीं होगा तो ये मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर जाकर मिलेंगी प्रकाश किरणें। तो ये जिस बिंदु पर अगर मिलेंगी तो उस बिंदु पर जो फोकस होगा उसे हम कहेंगे प्रथम फोकस। तो ये है प्रथम फोकस की परिभाषा। इसी तरह द्वितीय अवतल लेंस की द्वितीय फोकस की भी परिभाषा पूछा जा सकता है
कि अवतल लेंस की द्वितीय फोकस की परिभाषा क्या है। तो अवतल लेंस के द्वितीय फोकस की परिभाषा उसको भी थोड़ा समझ लिया जाए कि अगर द्वितीय फोकस की परिभाषा पूछेगा तो उसको हम कैसे बताएंगे। अवतल लेंस ये अवतल लेंस है, ये मुख्य अक्ष है। अगर हम मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणों को ले जाएं, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर अगर हम प्रकाश किरणों को ले जाएं और ये प्रकाश किरणें जब लेंस से टकराएंगी तो ये अपवर्तित हो जाएंगी। लेंस से जब टकराएंगी तो ये अपवर्तित हो जाएंगी। तो जो ये अपवर्तित किरणें हैं, अगर इनको हम देखें तो ऐसा लगेगा कि ये किसी बिंदु से आ रही हैं। अगर हम इसको, इन अपवर्तित किरणों को अगर पीछे की तरफ बढ़ाएं तो हमको मुख्य अक्ष पर एक बिंदु मिलेगा। पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो मुख्य अक्ष पर एक यहाँ पर बिंदु मिलेगा। तो इस बिंदु पर जो फोकस होगा उसे हम द्वितीय फोकस कहते हैं। तो द्वितीय फोकस के विषय में अगर कहेगा तो इस तरह हम बता सकते हैं, रेखा चित्र बना सकते हैं कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलती हुई लेंस अवतल लेंस से अपवर्तित हो जाती है, तो इन अपवर्तित किरणों को यदि हम देखें तो ऐसा लगेगा कि ये मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से आ रही है। या अपवर्तित किरणों को अगर हम पीछे की ओर अगर बढ़ाएंगे तो एक बिंदु हमको मुख्य अक्ष पर प्राप्त होगा। तो इस बिंदु पर जो फोकस होगा उसे हम द्वितीय फोकस F2 कहेंगे। तो इस तरह हम लोग इस प्रश्न में एक तो प्रथम अवतल लेंस की प्रथम फोकस किसे कहते हैं उसको समझ गए और अवतल लेंस के द्वितीय फोकस क्या है उसको भी समझ गए। तो द्वितीय फोकस पर पूछा जाएगा तो उसको हम बता सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है इसमें कह रहा है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु तथा अर्ध आयु में क्या संबंध है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु और अर्ध आयु में क्या संबंध है। तो ये तो प्रश्न ये तो हटा दिया गया है, 30% में इसको हटा दिया गया है, इसको नहीं पढ़ना है। लेकिन थोड़ी सी जानकारी के लिए इसको हम देख सकते हैं कि रेडियो एक्टिव की औसत आयु और अर्ध आयु में क्या संबंध है। तो अर्ध आयु बराबर एक फार्मूला होता है 0.693 डेल्टा लेम्डा या इसको हम अर्ध आयु काल बराबर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 0.693 गुणे 1/λ या अर्ध आयु बराबर 0.693 और इसके जगह पर एक फार्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे 1/λ जो होता है ये टाउ के बराबर होता है। टाउ बराबर 1/λ होता है। यहाँ पर टाउ जो है ये औसत आयुकाल है। यहाँ पर टाउ औसत आयुकाल है। तो इस तरह हम लोग औसत आयुकाल और अर्ध आयुकाल में संबंध मालूम कर लिए। या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि टाउ बराबर T/0.693 और इसको भाग देंगे तो 1.44 T। तो यहाँ पर टाउ बराबर 1.44 T।
तो औसत आयुकाल और अर्ध आयुकाल में ये भी संबंध हो जाएगा, नहीं तो यहाँ तक भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर टाउ औसत आयुकाल है और जो कैपिटल टी है वो अर्ध आयुकाल है। तो इसकी तो संभावना बहुत कम है, लेकिन इसको भी देख लेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे इसको। अगला ये जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि प्रकाश वैद्युत कार्यफलन का अर्थ समझाइए। तो यहाँ पर कार्यफलन की परिभाषा हमको लिखना है। तो प्रश्न में पूछ रहा है कि अर्थ क्या है कार्यफलन की। तो अर्थ का मतलब है सामान्यतः हमको इसकी परिभाषा बताना है। और इसके बाद जो नेक्स्ट प्रश्न है इसमें कह रहा है कि वाटहीन धारा का क्या अर्थ है। वाटहीन धारा का क्या अर्थ है, इसका मतलब हमसे पूछा गया कि वाटहीन धारा किसे कहते हैं, परिभाषा बताना है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। विभव प्रवणता क्या है, इसकी परिभाषा हमको बताना है। तो परिभाषा इसका जो है सिंपल होता है विभव प्रवणता की। इसकी परिभाषा थोड़ा समझ लिया जाए क्योंकि इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है। विभव प्रवणता बहुत ही सिंपल है इसकी परिभाषा। विभव प्रवणता किसे कहते हैं, तो डेल्टा V बटा डेल्टा X। तो डेल्टा V क्या है, विभव परिवर्तन, और डेल्टा X दूरी परिवर्तन। तो यहां से हम बना सकते हैं विभव प्रवणता की परिभाषा कि विभव परिवर्तन और दूरी परिवर्तन के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। तो इस तो हम बनाकर परीक्षा में लिख सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, याद कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा इसको समझ लेना है कि विभव प्रवणता क्या है। तो विभव परिवर्तन और दूरी परिवर्तन के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। एक पॉइंट इसमें और याद रखेंगे जो कि पूछा गया है कि विभव प्रवणता किस प्रकार की राशि है। हम लोग जानते हैं कि राशियां दो प्रकार की होती है, सदिश और एक अदिश। तो विभव प्रवणता किस प्रकार की राशि है, तो ये है सदिश राशि है। विभव प्रवणता का विमीय सूत्र भी पूछा गया है। इसका विमीय सूत्र विभव प्रवणता का विमीय सूत्र भी पूछा गया है। तो इसका होता है ML T पर -3 A पर -1। तो इतना पॉइंट विभव प्रवणता से संबंधित हमको मालूम रहने चाहिए कि अगर इससे रिलेटिव विभव प्रवणता से रिलेटिव कोई प्रश्न आएगा तो वो बन जाएगा। अगला प्रश्न जो है इसमें कह रहा है कि चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता को परिभाषित कीजिए। धारा सुग्राहिता क्या होती है, ये परिभाषा पूछा गया है। तो इसको थोड़ा समझ लिया जाए कि धारा सुग्राहिता क्या है और ये किस में पाया जाता है। धारा सुग्राहिता, धारा सुग्राहिता धारा सुग्राहिता क्या है और ये किसमें धारा सुग्राहिता हमको मिलेगी। तो गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में धारा सुग्राहिता हमको दिखाई देती है। धारा सुग्राहिता की परिभाषा पूछा गया है। तो इसकी परिभाषा है वैद्युत धारा बटा विक्षेप। यहाँ पर I जो है ये है वैद्युत धारा और थीटा धारा जब हम प्रवाहित करेंगे तो गैल्वेनोमीटर में जितने विक्षोभ होगा तो यहाँ पर विक्षेप है ये। तो गैल्वेनोमीटर में विक्षेप जितना भी गैल्वेनोमीटर में हलचल होगी उसको, ठीक है, यहाँ पर थीटा विक्षेप है। तो धारा सुग्राहिता की परिभाषा है कि वैद्युत धारा
तथा गैल्वेनोमीटर में उत्पन्न विक्षेप के अनुपात को धारा सुग्राहिता कहते हैं। तो इस तरह हम परिभाषा बता सकते हैं, बहुत ही सिंपल पूछा गया है कि धारा सुग्राहिता क्या है। तो वैद्युत धारा और धारा के कारण जो भी गैल्वेनोमीटर में विक्षेप होगा उसके अनुपात को हम कहते हैं धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता को प्रदर्शित करेंगे SI से प्रदर्शित करते हैं और इसका हम फार्मूला अगर लिखेंगे तो SI बराबर I/θ। तो इतनी जानकारी मालूम रहनी चाहिए। इसके बाद ये तो खंड खत्म हो गया। तो इस तरह ब खंड जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के थे ये खत्म हो गया। अब इसके बाद अगला खंड है स खंड के प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के पूछे गए हैं स खंड में। तो स खंड में पहला प्रश्न है, इसमें क जो प्रश्न दिया है कि एक प्रेरकीय प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होता है। इस परिपथ में प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। तो एक प्रेरकीय जो है, एक प्रेरकीय परिपथ है, उसमें कह रहा है कि धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होगा। बहुत ही सिंपल है प्रश्न। खंड स, तो खंड स का ये प्रश्न है। तो इसमें कह रहा है कि धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होगा। तो यहां पर धारा और वोल्टेज है, प्रेरकीय एक परिपथ है जिसमें प्रेरण है, प्रेरकत्व है। तो प्रेरकत्व है, तो प्रेरकत्व के लिए हम जानते हैं कि धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर 90 अंश होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर 90 अंश। तो धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर पूछा है कि प्रेरकीय स्थिति में प्रेरकत्व हो तो उस समय धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर क्या होगा, तो 90 अंश होगा। उसके बाद इसमें पूछा गया है कि प्रेरण प्रतिघात क्या है। प्रेरण प्रतिघात का इसमें सूत्र लिखने के लिए कह रहा है कि प्रेरण प्रतिघात का सूत्र लिखिए। तो प्रेरण प्रतिघात का सूत्र भी लिखना है। तो प्रेरण प्रतिघात ये तो आप लोगों को मालूम होगा। प्रेरण प्रतिघात XL से प्रदर्शित करते हैं, इसका फार्मूला होता है ω/L। एक तो ये हो जाएगा, या इसी को अगर हम विस्तृत कर दें तो XL ओमेगा की जगह पर 2πf रख सकते हैं L। तो XL बराबर ये 2 फार्मूले होते हैं। एक तो ओमेगा की जगह पर 2πf रख देंगे तो ये बन जाएगा। तो इतना ही बस करना था इसमें। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रश्न है, जो ख प्रश्न दिया है, इसमें कह रहा है कि तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान, लैम्डा बराबर दिया है 5 × 10⁻⁷ मीटर। फोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। जो ये ख प्रश्न दिया है इसमें लैम्डा का मान दिया है, तरंग दैर्घ्य दे दिया है। तो इसको हल किया जाए। ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है। तो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य दिया है लैम्डा का मान 5 × 10⁻⁷ मीटर, ये दिया है तरंग दैर्घ्य का मान। और ऊर्जा जो पूछा है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है। तो ऊर्जा कभी भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर पूछेगा तो तरंग दैर्घ्य जो लैम्डा का मान है उसको हम एंगस्ट्रॉम में चेंज कर देंगे। एंगस्ट्रॉम में चेंज करने के लिए 10⁻⁻10 से भाग दे दें तो ये हो गया एंगस्ट्रॉम में।
ये तो कट जाएगा 10⁻³ ये ऊपर जाएगा तो 5 गुणे 10⁻³ एंगस्ट्रॉम लैम्ब्डा का मान हो गया। अब यहाँ पूछा गया ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ऊर्जा हमको ईवी में ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा हमको मालूम करना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऊर्जा क्या होगा। तो इसके लिए एक सिंपल सी फार्मूला हम प्रयोग करेंगे, E बराबर 12,375 बटा लैम्ब्डा एंगस्ट्रॉम में। इस फार्मूले के आधार पर ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मालूम कर लेंगे। लैम्ब्डा का मान 5 गुणे 10⁻³ है, 5 से इसको काट दें, 2 4 7 5 2475 और 10⁻³ है तो इसको हम 1000 लिख सकते हैं। 1000 का भाग देंगे तो 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया इसका आंसर। तो इतना हल करना था, ये 2 नंबर में प्रश्न पूछा गया है, बस इतना ही हल करना है, देख लीजिए। तो सवाल इसी तरह की परीक्षा में आएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं आएंगे। अगर सवाल करना चाहते हैं कि परीक्षा में अधिक सवाल हम करें तो इसके लिए फार्मूला, एक तो फार्मूला याद रहना चाहिए और दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी प्रश्न में दिया है वो नोट करने आना चाहिए कि प्रश्न में क्या दिया है, क्या पूछा है, ये मालूम रहना चाहिए। तो उसके बाद कोई भी सवाल आएगा, कैसा भी सवाल रहेगा, वो सवाल आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो इस तरह, और ये जो कुछ भी बताया जा रहा है, जो प्रीवियस ईयर्स के जो प्रश्न हल करवाए जा रहे हैं, ये सभी छात्रों के लिए है, जो भी इंटरमीडिएट के छात्र हैं। तो इसलिए आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे सभी छात्रों को इसका लाभ मिल सके, अधिक से अधिक छात्र इसका लाभ ले सकें। क्योंकि लास्ट समय में प्रीवियस ईयर्स जो पिछले वर्ष के पेपर हैं, इनको देखने से, समझने से, हल करने से एक आत्मविश्वास आता है। और कुछ प्रश्न तो डायरेक्ट इन्हीं प्रीवियस ईयर्स के पेपर से ही डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं, कुछ तो डायरेक्ट रहेंगे, कुछ इनडायरेक्ट रहते हैं, जो उसी से रिलेटिव, जो प्रश्न हम लोग हल कर रहे हैं इसी से रिलेटिव रहेगा। डायरेक्ट कुछ रहेंगे, कुछ इनडायरेक्ट रहते हैं। तो इसलिए अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए कि जो भी छात्र हैं वो इसका लाभ ले सके। इस चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि सभी छात्र जो है इसका लाभ ले सकें और परीक्षा में एक अच्छा स्कोर करें। तो नेक्स्ट प्रश्न अब देखें इसका। इस खंड में 2 हम लोग प्रश्न हल कर चुके, क और ख। ये तीसरा है ग। इसमें कह रहा है कि प्रिज्म का कोण तथा न्यूनतम विचलन कोण बराबर हैं, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है। तो प्रिज्म का कोण और न्यूनतम विचलन कोण आपस में बराबर है, तो अपवर्तनांक का मान पूछा गया है। 2 नंबर में ये प्रश्न आया है, बहुत ही सिंपल है प्रश्न। इसमें कह रहा है कि प्रिज्म कोण को ए से हम प्रदर्शित करते हैं। प्रिज्म कोण अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। अल्पतम विचलन कोण, एक तो डेल्टा इस तरह बनता है त्रिभुज की आकृति का, और एक डेल्टा इस तरह बनता है, ठीक है। तो ये डेल्टा एम है। तो प्रिज्म कोण अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम के बराबर है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, एन का मान पूछा गया है। तो प्रिज्म के लिए अपवर्तनांक का व्यंजक हम लोग पढ़े हैं कि n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m बटा 2 साइन
a/2। अब इसी फार्मूले में मान रखना है। अब इसी में मान रख दें, या n बराबर साइन a प्लस डेल्टा m और a आपस में बराबर है, तो डेल्टा m के जगह पर a रख दें, साइन a/2। इस तरह हल करेंगे तो n बराबर साइन 2a/2 साइन a/2। तो ये तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या n बराबर साइन a/2 ये बचेगा, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, n बराबर साइन a की जगह पे इसका फार्मूला लिख दें, 2 साइन a/2 कॉस a/2 बटा साइन a/2। साइन a/2 से ये तो कैंसिल हो जाएगा, n बराबर 2 कॉस a/2। तो ये हो गया पदार्थ का अपवर्तनांक, हमको मालूम चल गया 2 cos a/2। इसी तरह इस पर और भी प्रश्न बनते हैं। एक इसमें आप लोगों ने व्यंजक पढ़ा होगा कि पतले जो प्रिज्म होता है, तो पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण में क्या संबंध है, ये संबंध पढ़ा होगा। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी कई बार पूछा गया है कि पतले प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण और प्रिज्म कोण में क्या संबंध है। तो इस प्रश्न को भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है ये इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित तर्क द्वार के निर्गत y के लिए बूलियन व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसको भी सिलेबस से हटा दिया गया है, संभावना बहुत कम है पूछा जाएगा, तो इसको तो हटा दिया गया है, सिलेबस में नहीं है, ये तो हटा दिया गया है। तो इस तरह खंड स समाप्त हो गया। अब इसके बाद खंड स खत्म हो गया है, तो अब हम लोग खंड द, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर के पूछे जाएंगे। तो खंड द, तो खंड द का ये पहला प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है, इन दोनों की क्षमताएं दिया है 10 डायोप्टर और 2 डायोप्टर। इन दोनों लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है, और संयुक्त लेंस से 25 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी है और उसके प्रतिबिंब की स्थिति पूछा गया है, और जो संयुक्त लेंस है उसकी प्रकृति क्या है, किस प्रकृति का वह है, अवतल है कि उत्तल लेंस है, प्रकृति भी उसका बताना है। तो सबसे पहले सवाल हल करते समय हम लोग नोट कर लेंगे कि क्या क्या प्रश्न में दिया है। तो जब हल करेंगे तो पहले उत्तल लेंस की क्षमता दी है, तो उत्तल लेंस की क्षमता P1 बराबर नोट कर लें 10 डायोप्टर। अवतल लेंस की क्षमता P2 बराबर 2 डायोप्टर दिया है, लेकिन अवतल लेंस की क्षमता माइनस में होती है। उसके बाद कह रहा है कि जब उत्तल लेंस अवतल लेंस को संयुक्त किया गया है तो वस्तु की दूरी भी दिया है। तो वस्तु की दूरी यहाँ पर दिया है 25 सेमी, लेकिन वस्तु की दूरी माइनस में होती है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, कोई भी लेंस होगा वस्तु की दूरी माइनस में होती है। प्रतिबिंब की स्थिति सवाल में पूछा गया है कि प्रतिबिंब की स्थिति भी का मान क्या है। तो यहाँ पर और संयुक्त लेंस हम बनाएंगे तो संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगी उसको हम लोग निकाल लें। तो पहले संयुक्त लेंस की क्षमता मालूम कर लें। संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता क्या है, तो P बराबर P1 प्लस P2। अब इसमें P1 और P2 का मान रख दे, तो P1 10
P2 माइनस 2, तो इस तरह संयुक्त लेंस की क्षमता 8 डायोप्टर आ जाएगा। तो संयुक्त लेंस की अगर हमको क्षमता मालूम चल गया है तो फोकस दूरी भी मालूम कर सकते हैं। तो इसलिए फोकस दूरी हम फार्मूले से मालूम कर लें। तो F बराबर 100/P, 100/P। तो यहाँ पर हम फोकस दूरी मालूम कर लेंगे। तो 100 अब P का मान है 8, इसको हम 4 से काट दें, ये 8 2 बार में कट जाएगा, ये 4 दूना 8 और 4 5 20। F का मान 25/2 सेमी। F का मान मालूम चल गया। F का मान मालूम चल गया तो प्रतिबिंब की स्थिति हम मालूम कर सकते हैं फार्मूले से। 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो लेंस के फार्मूले से यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति V का मान मालूम कर सकते हैं। तो V का मान इसका निकाल कर देखा जाए कितना आ रहा है। इसमें रख दे मान 1/F का मान 25/2, V का मान मालूम करना है, U का मान -25, या ये हो जाएगा 2/25, 1/V प्लस 1/25। तो 1/V का मान मालूम करेंगे तो 2/25 माइनस 1/25, 1/25। तो इस तरह V का मान 25 सेमी आ जाएगा। तो V का मान यहाँ पर 25 सेमी है। तो प्रतिबिंब की स्थिति हमको मालूम चल गया। अब यहाँ पर प्रकृति पूछा गया है कि संयुक्त लेंस की प्रकृति क्या है। तो यहाँ पर संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हम देख रहे हैं कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी किस में आया है, धनात्मक आया है, प्लस में आया है। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी प्लस में आया है, तो इसलिए लेंस की संयुक्त लेंस की जो प्रकृति होगी वह उत्तल होगी या उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा, उत्तल लेंस। तो संयुक्त लेंस की प्रकृति उत्तल लेंस की तरह होगी क्योंकि यहाँ पर फोकस दूरी प्लस में आया है। ये चीज़ें हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि जब फोकस दूरी प्लस में रहेगा तो उत्तल लेंस और माइनस में रहेगा तो अवतल लेंस होगा। तो इस तरह ये प्रश्न 3 नंबर में पूछा गया है। तो पहले हम लोग संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल लिए हैं, उसके आधार पर फोकस दूरी मालूम कर लिए और उसका लेंस का फार्मूला प्रयोग करके प्रतिबिंब की स्थिति मालूम कर लिए हैं। अब प्रतिबिंब की स्थिति हमको मालूम चल गया, अब प्रकृति मालूम चल गया कि उत्तल लेंस होगा। ख नंबर प्रश्न में कह रहा है कि यंग के द्विक रेखा छिद्र, यंग के द्विक रेखा छिद्र के प्रयोग की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक बनाइए। तो यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक हमको बनाना है। द्विक के रेखा छिद्र की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक क्या होगा। 3 नंबर में ये फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक पूछा गया है। द्विक की रेखा छिद्र की सहायता से फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। तो फ्रिंज हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्रिंज क्या होता है। तो फ्रिंज में दीप्त और अदीप्त फ्रिंज हमको मिलते हैं। फ्रिंज 2 प्रकार का होगा, दीप्त और अदीप्त। तो फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक पूछा गया है कि फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक बनाइए। फ्रिंज की चौड़ाई, तो फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक हमको बनाना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग ये समझ लें कि फ्रिंज की चौड़ाई किसे कहते हैं। तो फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो 2 क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी
को हम कहते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। ये फ्रिंज की चौड़ाई की परिभाषा भी कई बार पूछा गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो फ्रिंज की चौड़ाई किसे कहते हैं? तो दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को कहते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। फ्रिंज की चौड़ाई को प्रदर्शित करते हैं कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं फ्रिंज की चौड़ाई को। तो ये फ्रिंज की चौड़ाई की परिभाषा मालूम रहना चाहिए। तो इस प्रश्न में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक हमको बनाना है। तो फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक बनाना है, तो इसका व्यंजक बनाया जाए। तो दो क्रमागत दीप्त या अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को कहते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। तो सबसे पहले तो हम मान लें, जब इसको हल करेंगे व्यंजक बनाएंगे तो पहले हम मानेंगे कि माना m तथा m+1 v दीप्त फ्रिंज की दूरी या दूरियां xm तथा xm+1 है। एक लाइन नोट कर लेंगे कि m तथा m+1v दीप्त फ्रिंज की दूरियां xm तथा xm+1 है। तो mv दीप्त फ्रिंज, m+1v दीप्त फ्रिंज की दूरियां मानी गई हैं। इसके बाद तो हम लोग ये फार्मूला जानते ही हैं, xm mv दीप्त फ्रिंज की दूरी अगर निकालना होगा तो xm बराबर होता है m d लैम्डा बटा स्मॉल d। इसी तरह m+1v फ्रिंज की दूरी अगर निकालना है तो xm+1 बराबर m+1 d लैम्डा बटा स्मॉल d। तो mv दीप्त फ्रिंज की दूरी xm और m+1v दीप्त फ्रिंज की दूरी ये हम मालूम कर लिए हैं, xm और xm+1। तो हमको फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक बनाना है। तो xm तथा xm+1 के बीच की दूरी xm तथा xm+1 के बीच की दूरी और निकालेंगे बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा xm+1 में से xm को माइनस कर देंगे। तो xm तथा xm+1 के बीच की दूरी निकालेंगे तो xm+1 में से xm को माइनस कर देंगे। जैसे अगर कहा जाए कि 3 और 4 के बीच की दूरी क्या है, तो 4 में से जब -3 हम करेंगे तो हमको मालूम चल जाएगा कि 3 और 4 के बीच की दूरी 1 है। तो उसी तरह यहाँ पर xm+1 के बीच की दूरी निकालेंगे तो xm+1 में से xm को माइनस कर देंगे और xm+1 का मान हम निकाल चुके हैं m+1 d लैम्डा बटा स्मॉल d और xm का मान है m d लैम्डा बटा स्मॉल d। d लैम्डा बटा स्मॉल d का इसमें ब्रैकेट के अंदर गुणा कर दें, ब्रैकेट को हटा दें, तो m d लैम्डा बटा स्मॉल d प्लस d लैम्डा बटा स्मॉल d माइनस m d लैम्डा बटा स्मॉल d, तो माइनस और प्लस ये तो कट गया, ये तो कट गया यहाँ पर। तो फ्रिंज की दूरी, यहाँ पर दूरी हमको प्राप्त हो गई xm तथा xm+1 के बीच की दूरी हमको मिल गया d लैम्डा बटा स्मॉल d। तो xm तथा xm+1 के बीच की दूरी को ही हम कहते हैं फ्रिंज की चौड़ाई। तो यहाँ पर दूरी के जगह पर हम w लिख देंगे d लैम्डा बटा स्मॉल d। यहाँ पर w जो है वो फ्रिंज की चौड़ाई है, यहाँ w फ्रिंज की चौड़ाई, कैपिटल D पर्दे
की दूरी और स्मॉल डी फ्रिंज से पर्दे की दूरी, या नहीं, यहाँ पर इसको हम स्लिटों के बीच की दूरी, फ्रिंजों के बीच की दूरी, स्लिटों के बीच की दूरी, डी पर्दे की दूरी है, फ्रिंज से पर्दे की दूरी, स्मॉल डी स्लिटों या फ्रिंजों के बीच की दूरी है। सभी के यहाँ पर नाम भी हम नोट कर दिए हैं। तो ये प्रश्न आया है 3 नंबर में, सूत्र निगमन करने के लिए फ्रिंज की चौड़ाई का, W बराबर डी लैम्डा बटा स्मॉल डी। तो यहाँ पर W हम दूरी की जगह पर W इसलिए रखे हैं क्योंकि एक्सियम प्लस 1 के बीच की जो दूरी होगी वो होती है फ्रिंज की चौड़ाई, तो इसलिए यहाँ पर हम दूरी की जगह पर W रख दिए हैं। तो W यहाँ पर फ्रिंज की चौड़ाई है। इस तरह इसका निगमन हो गया। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। ये जो प्रश्न दिया है इस खंड में, ये जो ग प्रश्न दिया है ये भी सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इसको भी हम लोग छोड़ देंगे, इसको नहीं देखेंगे। घ जो प्रश्न दिया है, घ प्रश्न, ये सवाल इसमें दिया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 3 नंबर में पूछा गया है। सवाल बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें कह रहा है प्रश्न में, जो घ प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि एक क्षण चुंबक एक समान चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला में रखा गया है। चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला। तो पढ़ते समय ही इसको प्रश्न में जो भी दिया है उसको नोट करेंगे। तो चुंबकीय क्षेत्र B का मान दिया है 4.5 टेस्ला। उसके बाद प्रश्न में आगे कह रहा है तथा इस क्षण चुंबक की अक्ष क्षेत्र के साथ 30 अंश का कोण बनाती है। कोण भी दिया है, थीटा का मान 30 अंश। उसके बाद आगे प्रश्न में, यदि इस पर 4.5 गुणे 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण भी दे दिया, टाउ का मान 4.5 गुणे 10⁻² न्यूटन मीटर बल आघूर्ण हो, तो स्थितिज ऊर्जा U का मान पूछा है। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, U का मान पूछा गया है। इसमें U का मान कितना होगा, तो U का मान निकाला जाए। B का मान चुंबकीय क्षेत्र दिया है, कोण भी दे दिया है, बल आघूर्ण भी दिया है, स्थितिज ऊर्जा का मान पूछा है। तो कभी भी अगर स्थितिज ऊर्जा हमको निकालना है और चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है, तो सबसे पहले हम लोग चुंबकीय आघूर्ण निकाल लेंगे। और चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए ये फार्मूला हम प्रयोग करेंगे, टाउ बराबर mb sin थीटा। तो यहां से हम लोग चुंबकीय आघूर्ण m का मान निकाल लें। तो टाउ का मान 4.5 गुणे 10⁻², m का मान हमको मालूम करना है, b का मान है 4.5 टेस्ला, साइन थीटा का मान है 30 अंश। 4.5 से 4.5 ये तो कट जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 10⁻², m साइन 30 का मान 1/2, तिर्य गुणा कर दें। तो इस तरह यहाँ पर m का मान आएगा 2 गुणे 10⁻² एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर m का मान चुंबकीय आघूर्ण हमको मालूम चल गया, लेकिन हमको तो स्थितिज ऊर्जा U का मान निकालना है। तो अब इसके बाद हम U का मान फार्मूले के आधार पर निकाल सकते हैं। U बराबर
mb 1 माइनस कॉस थीटा। तो इस फार्मूले के आधार पर स्थितिज ऊर्जा का मान मालूम किया जाएगा। तो U बराबर m का मान हम मालूम कर चुके हैं, 2 गुणे 10⁻2 घात, और b का मान दिया है 4.5, 1 माइनस कॉस और थीटा का मान 30 अंश। अब इसको हल किया जाए तो 2 गुणे 10⁻2 गुणे 4.5, 1 माइनस कॉस 30 का मान √3/2, या इसको u का मान, तो यहाँ पर u बराबर 2 गुणे 10⁻2 गुणे 4.5, ये हो जाएगा 2 माइनस √3/2, 2 से 2 ये तो कैंसिल हो गया, तो 10⁻2 गुणे 4.5 गुणे 2 माइनस √3 का मान रख दें यहाँ पर 1.732, करणी में 3 का मान रख देंगे। उसके बाद इसको हल कर दें, 10⁻2 गुणे 4.5 गुणे 2 में से इसको माइनस कर दें, तो ये हो गया 8, 6, 2, 0.268। उसके बाद अब सभी का गुणा कर दें आपस में, तो यहाँ पर गुणा करेंगे, इसका मान हो जाएगा 1.206 गुणे 10⁻2 घात जूल। इस तरह इसका ये आंसर हो गया। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 1.206 गुणे 10⁻2 घात जूल। अब अगला प्रश्न, इसमें ये जो प्रश्न दिया है, जो अंगः प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व 10 गुणे 10⁻8 घात कूलाम प्रति मीटर है। इस प्रश्न में कह रहा है रेखीय आवेश घनत्व दिया है और तार से 2 सेमी लंबवत दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा गया है। एक अनंत लंबाई का एक तार है, ये एक तार है, इस तार का रेखीय घनत्व दिया है, इसका जो रेखीय घनत्व है वो दे दिया है, और कह रहा है कि तार से 2 सेमी लंबवत, 2 सेमी लंबवत दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। लंबवत दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई का मान पूछा है। तो इस तार का, ये जो तार है, इसका रेखीय घनत्व दिया है, तो रेखीय घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो लैम्डा का मान दिया है 10 गुणे 10⁻8 घात मीटर कूलाम प्रति मीटर, ये दिया है लैम्डा का मान। और दूरी r का मान दिया है कितनी सेमी दूरी पर, तीव्रता हमको मालूम करना है 2 सेमी, तो r बराबर 2 सेमी, इसको मीटर में चेंज करके 2 गुणे 10⁻2 घात मीटर। r का मान दिया है, तीव्रता e का मान पूछा गया है। तो अनंत विस्तार की तार के लिए तीव्रता का व्यंजक ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तीव्रता E बराबर 1/4πε0 इंटू 2 λ/r, ये फार्मूला हम प्रयोग करेंगे
और ई का मान मालूम चल जाएगा। इसमें मान रख दे, 9 × 10 पर 9 × 2, लेमडा का मान 10 × 10 पर -8, आर दूरी है 2 × 10 पर -2, और 10 पर -2 इसमें से काट दे तो 10 पर -6 बचेगा। यहाँ पर 2 से 2 ये कट गया, तो गुणा करेंगे 9 × यहाँ पर 10 पर 9 है, और यहाँ पर एक 10 है, तो 10 पर हो जाएगा टोटल 10, और उसके बाद 10 पर -6 है, तो यहाँ पर बचेगा 10 पर बचेगा +4। ठीक है, तो यहाँ पर 10 पर 9 है, और यहाँ पे एक 10 है, तो 10 पर 10 हो जाएगा टोटल घात, और यहाँ पर 10 पर -6 है, तो माइनस करेंगे तो 10 पर 4 घात बचेगा। 9 × 10 पर 4 घात न्यूटन प्रति कूलम, ये आंसर होगा। तो इस तरह इस खंड के 5 प्रश्न हम लोग हल कर चुके हैं, देख लिए हैं, और शेष जो 5 प्रश्न इस खंड के बचे हैं उसको, और इसके अलावा जो नेक्स्ट अगला खंड यह खंड है उसके जो भी 4 प्रश्न है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे, हल करेंगे, समझेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।